हमारे पास लेखक मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाल द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंश है। और ये अंश हमें उस दौर में ले जाता है जहां संस्थापक सुकाफा के बाद उनके पुत्र सुतेउफा ने शासन किया, मतलब 1268 से 1281 तक। हाँ, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि सुतेउफा के समय में साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किन रणनीतियों के तहत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाल का ये लेख देखने में थोड़ा संक्षिप्त लग सकता है, पर अगर इसके राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थों को समझा जाए ना, तो ये सत्ता के हस्तांतरण का एक अत्यंत जटिल अध्ययन है। अच्छा। देखिए, सुकाफा ने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था, जिसे हम पावर वैक्यूम कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान और इतिहास दोनों ये मानते हैं कि किसी भी नवस्थापित साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक समय वो नहीं होता जब वो युद्ध लड़ रहा होता है। तो फिर कौन सा समय होता है? वो समय होता है जब सत्ता पहली बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में जा रही होती है। यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। मतलब अगर सुतेउफा को अपने पिता सुकाफा से एक बना बनाया साम्राज्य मिल रहा था, तो इसमें इतनी बड़ी चुनौती क्या थी? चुनौती थी क्योंकि मेरा मतलब है, साम्राज्य तो पहले ही स्थापित हो चुका था ना। सेना उनके पास थी, खजाना उनके पास था और एक प्रशासनिक ढांचा भी मौजूद था। फिर सत्ता का ये पहला हस्तांतरण इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? ऐसा लगता है कि आधा काम तो पहले ही हो चुका था। ये सोचने में तार्किक लगता है, लेकिन सत्ता कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे केवल हाथों में सौंप दिया जाए। प्राचीन काल में सत्ता का आधार वफादारी, शक्ति का प्रदर्शन और कभी-कभी भय होता था। अच्छा, मतलब एक व्यक्तिगत प्रभाव की बात थी। बिल्कुल। सुकाफा के समय में जो सेनापति, सामंत या पड़ोसी राज्य शांत थे, वे सुकाफा के व्यक्तिगत प्रभाव और उनके सैन्य कौशल के कारण शांत थे। हाँ, क्योंकि वे सुकाफा से डरते थे या उनका सम्मान करते थे। सही कहा। जैसे ही संस्थापक की मृत्यु होती है, वह व्यक्तिगत प्रभाव और डर तुरंत खत्म हो जाता है। आंतरिक गुट ये सोचने लगते हैं कि क्या नया राजा उतना ही ताकतवर है, इसलिए ये हमला करने का सबसे सही समय है। बाप रे। तो सुतेउफा के कंधों पर सिर्फ एक मुकुट नहीं था, बल्कि ये साबित करने का मनोवैज्ञानिक बोझ था कि साम्राज्य सुकाफा के साथ शुरू होकर सुकाफा के साथ ही खत्म नहीं हुआ है। सुतेउफा को 1268 में ठीक इसी संकट और अविश्वास का सामना करना पड़ा था। और मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाल के स्रोत के अनुसार सुतेउफा ने 1268 से 1281 तक शासन किया। मतलब ये पूरे 13 साल का कालखंड है? हाँ, 13 साल। 13 साल। 13 साल का समय ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं लगता। मतलब कई शासकों ने 40 या 50 साल राज किया है। हाँ, ये सच है। तो इन विशिष्ट 13 सालों को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्या ये सिर्फ एक शासक के गद्दी पर बैठे रहने की सामान्य बात नहीं है? राज्य के लिए सत्ता हस्तांतरण के बाद के पहले 1 या 2 दशक ही उसके अस्तित्व का फैसला करते हैं। अच्छा, मतलब शुरुआती समय ही सबसे नाजुक होता है। एकदम। ये 13 साल वो मेक और ब्रेक समय था। अगर सुकफा का स्थापित किया हुआ ढांचा कमजोर होता या सुतयुफा एक अयोग्य प्रशासक होते, तो ये साम्राज्य अपने पहले ही दशक में बिखर जाता। विद्रोह हो जाते या पड़ोसी राज्य इसे निगल जाते, है ना? बिल्कुल। 13 साल तक बिना किसी बड़े पतन के सत्ता को स्थिर रखना ये साबित करता है कि सुतयुफा ने उस शुरुआती पावर वैक्यूम को सफलतापूर्वक भर दिया था। उन्होंने आंतरिक दरारों को उभरने नहीं दिया। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर सुतयुपा पर खुद को साबित करने का इतना भारी दबाव था, अगर उन्हें आंतरिक और बाहरी ताकतों को ये दिखाना था कि वो एक मजबूत शासक हैं, तो उन्होंने कोई बड़ा युद्ध क्यों नहीं छेड़ा? ये एक दिलचस्प सवाल है। स्रोत के अनुसार, और यहाँ मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाल के सटीक शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि सुतेउफा ने कचारी जनजातियों के साथ संबंधों को मजबूत किया। जी, बिल्कुल संबंधों को मजबूत किया। लेकिन इतिहास में अक्सर शांति वार्ताओं और संधियों को नए शासक की कमजोरी या कायरता का प्रतीक माना जाता है। उसे तो अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी ना? यह एक आम धारणा है। कचारी जनजातियों पर हमला करके उन्हें हराना एक नए शासक के लिए अपनी धाक जमाने का सबसे आसान तरीका नहीं होता। यह एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है और यहीं से हमें मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाल के इस अंश में छिपी रणनीतिक गहराई को समझना होगा।
तो क्या कूटनीति युद्ध से बेहतर थी उस समय? देखिए, सैन्य दृष्टिकोण से एक नए राजा के लिए अपनी ताकत दिखाने का सबसे स्पष्ट तरीका युद्ध ही लगता है। लेकिन सुतेउफा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्यों? राज्य चलाने के विज्ञान यानी स्टेट क्राफ्ट में युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। आक्रामकता हमेशा शक्ति का प्रमाण नहीं होती। क्यों नहीं? अगर उनके पास सेना है और सीमा पर कछारी जनजातियां हैं, तो उन पर कब्जा करना तो साम्राज्य के लिए सीधा फायदा ही लेकर आता ना। इसमें नुकसान क्या था? युद्ध मुफ्त में तो लड़े नहीं जाते। प्राचीन दुनिया में युद्ध का अर्थ था भारी आर्थिक बोझ और जनसांख्यिकीय नुकसान। हाँ, पैसा और लोग दोनों जाते हैं। यदि सुतेओफा गद्दी पर बैठते ही अपनी धाक जमाने के लिए कछारी जनजातियों पर हमला कर देते, तो उन्हें अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा उस मोर्चे पर लगाना पड़ता। सैनिकों का वेतन, रसद, हथियारों का खर्च उठाना पड़ता। और अगर वो हार जाते तो? यही तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। युद्ध का परिणाम हमेशा अनिश्चित होता है। अगर सुतेओफा हार जाते तो उनका नया नया मिला शासन और सुकाफा की पूरी विरासत तुरंत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। और यहाँ तक कि अगर वे जीत भी जाते तो कछारी जनजातियों के क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने और वहां होने वाली बगावत को कुचलने में उनकी आधी सैन्य ताकत और खजाना लगातार बर्बाद होता रहता। यानी वो अपनी सारी ऊर्जा एक ऐसे मोर्चे पे खर्च कर देते जो अनावश्यक था। बिल्कुल। लेकिन फिर संबंधों को मजबूत करने का व्यावहारिक अर्थ क्या होता है? मतलब क्या ये केवल एक राजनीतिक औपचारिकता थी या इसके पीछे कोई ठोस सैन्य रणनीति काम कर रही थी? कूटनीति की भाषा में संबंधों को मजबूत करने का सीधा अर्थ है बफर जोन या बफर स्टेट का निर्माण करना। अच्छा, बफर जोन। कछारी जनजातियों के साथ गठबंधन करके सुतेओफा ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल चली। उन्होंने एक ऐसे पड़ोसी को जो भविष्य में उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था, अपने साम्राज्य के लिए एक रक्षक दीवार में बदल दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही चतुर चाल थी, है ना? अब अगर कोई बाहरी शक्ति उस दिशा से सुतेओफा के साम्राज्य पर हमला करना चाहेगी, तो उसे पहले कछारी जनजातियों के क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। तो कछारी जनजातियां एक तरह से रणनीतिक गठबंधन के तहत सुतेउफा के साम्राज्य की पहली रक्षा पंक्ति बन गई, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक यही हुआ। सुतेओफा ने अपनी सेना का एक भी सैनिक खोए बिना अपनी एक पूरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। ये तो कमाल का रिसोर्स मैनेजमेंट है। कूटनीति का असली उद्देश्य यही संसाधनों का प्रबंधन होता है। जब आपकी एक सीमा कूटनीति के माध्यम से पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है, तो आपके पास मौजूद सैन्य संसाधन, धन और समय आजाद हो जाते हैं। ये नजरिया इतिहास की उन आम धारणाओं को चुनौती देता है जहां महान शासक का मतलब सिर्फ तलवार घुमाने वाला योद्धा होता है। बिल्कुल। यहाँ एक शासक अपनी बौद्धिक ताकत और कूटनीतिक कौशल से एक पूरे संभावित युद्ध को टाल रहा है और उसे अपने फायदे में बदल रहा है। ये पूरी रणनीति मुझे शतरंज के खेल की याद दिलाती है। शतरंज की रणनीति? वो इस ऐतिहासिक घटनाक्रम से कैसे जुड़ती है? देखिए, अगर हम शतरंज की बिसात को ध्यान से देखें तो कोई भी अनुभवी खिलाड़ी अपने मोहरों को बिना सोचे समझे दुश्मन के खेमे में नहीं धकेलता। हाँ, ये बात तो है। अगर आप आक्रामक होकर अपने प्यादों या वजीर को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन पीछे से आपके राजा की सुरक्षा कमजोर है, तो आप खेल हार जाएंगे। एकदम सही। एक कुशल खिलाड़ी पहले अपने बचाव को मजबूत करता है। वो कैसलिंग करता है, अपने प्यादों की एक सुरक्षित दीवार बनाता है। मैं समझ रही हूँ। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पिछला और बगल का हिस्सा सुरक्षित है, केवल तभी वो आगे की तरफ अपनी चाल चलता है और हमला करता है। सुतेओफा ने कछारी जनजातियों के साथ गठबंधन करके वही कैसलिंग की। उन्होंने अपने साम्राज्य के एक पार्श्व को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। ये शतरंज का नियम सुतेओफा की राजनीतिक रणनीति को बहुत सटीक रूप से परिभाषित करता है। और मंगेश बनीबाई का श्रीराम रेपाड़ के स्रोत का अगला भाग हमें बताता है कि इस कूटनीतिक कैसलिंग का अंतिम परिणाम क्या निकला। स्रोत स्पष्ट करता है कि सुतेओफा ने इसके बाद साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। और ये हिस्सा सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, सीमा का विस्तार। बिल्कुल। अक्सर हम इतिहास पढ़ते समय घटनाओं को अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं। हम सोचते हैं कि एक साल उन्होंने कछारी जनजातियों से गठबंधन किया और किसी दूसरे साल उन्होंने किसी और दिशा में सीमा का विस्तार कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब इन कड़ियों को जोड़ने के बाद ये स्पष्ट है कि ये दोनों घटनाएं अलग नहीं हैं। ये एक ही जंजीर की दो कड़ियां हैं। यह कार्य
और कारण का सीधा मामला है। यही वह बिंदु है जहां ऐतिहासिक तथ्य एक स्पष्ट रणनीतिक कथा में बदलते हैं। सीमा का विस्तार कछारी जनजातियों के साथ मजबूत संबंधों का सीधा और तार्किक परिणाम था। सही। विचार कीजिए, अगर सुतोफा के कछारी जनजातियों के साथ संबंध कटु होते या दोनों के बीच छोटी-मोटी सीमा विवाद की झड़पें चल रही होती, तो क्या सुतोफा अपनी मुख्य सेना को राजधानी से दूर किसी नई दिशा में साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भेज सकते थे? ये तो संभव ही नहीं था। क्यों नहीं? क्योंकि तब उन्हें और उनके सेनापतियों को हमेशा ये डर सताता रहता कि जैसे ही मुख्य सेना राजधानी या केंद्र से दूर जाएगी, कछारी जनजातियां पीछे से उनकी कमजोर सीमाओं पर हमला कर देंगी। एकदम सही। सैन्य रणनीति की भाषा में इसे टू फ्रंट वॉर या दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ना कहते हैं। और हमने दुनिया के सैन्य इतिहास में देखा है कि जब भी किसी साम्राज्य ने अपनी ताकत को बांटकर दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने की गलती की है, उसका भारी नुकसान ही हुआ है। सुतोफा की सफलता इसी बात में है कि उन्होंने खुद को उस जाल में फंसने नहीं दिया। हाँ, उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया। उन्होंने 1268 में सत्ता संभाली, एक विशाल पावर वैक्यूम को भरा और एक महान पिता की विरासत को संभालने के भारी मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना किया। और वो भी बिना घबराए। इसके बाद उन्होंने बिना किसी सैन्य उतावलेपन के अत्यधिक कूटनीतिक धैर्य दिखाते हुए कछारी जनजातियों के साथ स्थिर और मजबूत संबंध स्थापित किए। और जब वो मोर्चा सुरक्षित हो गया, तब विस्तार किया। बिल्कुल, जब वो कूटनीतिक मोर्चा पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, तब उन्होंने अपनी सैन्य और प्रशासनिक ताकत का रुख सीमा विस्तार की ओर मोड़ा। इसका अर्थ यह है कि सुतोफा का वो 13 साल का शासनकाल केवल सत्ता में बने रहने या सर्वाइवल की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति थी। ये एक चरणबद्ध विस्तार की रणनीति थी। मतलब पहला चरण सत्ता का सुदृढ़ीकरण, दूसरा चरण पड़ोसियों के साथ कूटनीति और बफर जोन का निर्माण, और तीसरा चरण सुरक्षित सीमाओं के बल पर नए क्षेत्रों का विस्तार। प्राचीन काल में राज्य निर्माण की प्रक्रिया ऐसी ही होती थी। जब आपके पास कछारी जनजातियों जैसे सुरक्षित सहयोगी होते हैं, तो आसपास के छोटे कबीले या राज्य अक्सर बिना किसी बड़े युद्ध के ही आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, मतलब डर के मारे या सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए। वे देखते हैं कि एक तरफ एक स्थापित मजबूत साम्राज्य है और दूसरी तरफ उनकी सहयोगी जनजातियां हैं, तो वे सैन्य विरोध करने की बजाय इस बड़े राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनना अधिक सुरक्षित और लाभदायक समझते हैं। ये तो बहुत ही व्यवहारिक सोच है। इस तरह बिना भारी रक्तपात के भी भौगोलिक विस्तार संभव हो पाता है। ये बात स्पष्ट करती है कि आपकी ताकत और आपके गठबंधनों का प्रभाव ही इतना होता है कि आपको हर बार अपना खजाना खाली करने या युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पिता सुकाफा ने एक नींव रखी और एक ढांचा खड़ा किया। जब सुतोफा को वो ढांचा मिला तो सबसे पहला काम था उसके चारों ओर एक मजबूत चारदीवारी बनाना, ताकि कोई बाहरी खतरा उसे नुकसान ना पहुंचा सके। और ये चारदीवारी कछारी जनजातियों के साथ उनकी कूटनीति थी। बहुत सटीक उपमा है ये। और जब वो चारदीवारी मजबूत हो गई, तब उन्होंने उस ढांचे के भीतर नए कमरे और नई मंजिलें बनानी शुरू की, यानी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत गहरे राजनीतिक धैर्य और दूरदर्शिता की मांग करती है। नए और अनुभवी शासकों में अक्सर इसी धैर्य का अभाव होता है। हाँ, वे तो बस तुरंत तलवार निकाल लेते हैं। वे एक ही दिन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और आक्रामकता को ही शक्ति मान लेते हैं। 1268 से 1281 के बीच के ये 13 साल हमें सिखाते हैं कि साम्राज्य रातों रात बड़े नहीं होते। उनमें समय लगता है। उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए समय चाहिए होता है। पड़ोसियों के साथ समझदारी भरे और रणनीतिक संबंध चाहिए होते हैं, और सबसे बढ़कर सही समय का इंतजार करना आना चाहिए। ये विश्लेषण वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है। हम केवल कुछ पंक्तियों के एक ऐतिहासिक स्रोत को डिकोड कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो रणनीतिक गहराई और राज्य संचालन के सिद्धांत छिपे हैं, वे किसी आधुनिक राजनीतिक या कूटनीतिक मैनुअल से कम नहीं हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाल ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इन तथ्यों को सामने रखा है। उन्होंने सिर्फ शासक का नाम या साल नहीं बताया, बल्कि ये स्पष्ट किया कि सुतोफा की सफलता के पीछे के असल उपकरण क्या थे। और वे उपकरण लोहे के नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वे उपकरण थे कूटनीतिक संबंध,
संसाधनों का सही प्रबंधन और समय की पहचान। यही कारण है कि सुतेओफा का ये विशिष्ट कालखंड इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने उस पहले सत्ता हस्तांतरण के संकट को टाल दिया और एक संस्थागत व्यवस्था बनाई। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि सुकाफा द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य केवल एक व्यक्ति की शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी व्यवस्था बन चुका था जो पीढ़ियों तक टिक सकती थी और आगे बढ़ सकती थी। तो श्रोताओं के लिए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? यह कहानी हमें केवल पुरानी सदियों के राजाओं के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह हमें किसी भी संस्था के विकास, नेतृत्व और रणनीति के मूल सिद्धांतों के बारे में बताती है। इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक सबक ये है कि प्रगति और विस्तार की पूर्व शर्त हमेशा सुरक्षा और स्थिरता होती है। कोई भी अस्थिर बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। चाहे वो कोई राष्ट्र हो, कोई आधुनिक व्यवसाय हो या फिर किसी व्यक्ति का अपना जीवन। आगे की छलांग तभी लगाई जा सकती है जब पीछे के रिश्ते, सहयोगी और आधार पूरी तरह मजबूत हो। ये बहुत ही गहरी बात है। आक्रामकता से कहीं अधिक शक्ति समझदारी से बनाए गए गठबंधनों और सुरक्षित सीमाओं में होती है। और ये बात भी साफ है कि जो इस संतुलन को समझ लेता है वही स्थायी विकास कर पाता है। सुतेओफा ने हमें यह सिखाया कि सफलता इसमें नहीं है कि आप कितनों से लड़ सकते हैं। तो किस में है? सफलता इसमें है कि आप कूटनीति के जरिए कितनों को अपना सहयोगी बना सकते हैं और उस सहयोग की नींव पर अपने लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों में वही शासक एक लंबी और स्थायी विरासत छोड़ पाते हैं जो तलवार और वार्ता के बीच के इस बारीक अंतर को समझते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो समय और भूगोल की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। मंगेश बनीबाई, काशीराम रेपाड़ के इस अंश ने हमें सत्ता और साम्राज्य को देखने की एक बहुत ही विश्लेषणात्मक दृष्टि दी है। हाँ, इसने हमारा नजरिया काफी हद तक बदल दिया है। लेकिन आज की इस ऐतिहासिक गहराई से बाहर आने से पहले एक ऐसा विचार है जिसे मैं श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जो इन तथ्यों पर ही आधारित है, लेकिन हमें सोचने की एक नई दिशा देता है। वह विचार क्या है? हम अक्सर उन योद्धाओं का महिमा मंडन करते हैं जो रणभूमि में विजय प्राप्त करते हैं। इतिहास की किताबें युद्धों, सेनाओं और हथियारों की कहानियों से भरी होती हैं। ये तो सच है। लेकिन सुतेओफा के शासनकाल की इस कहानी से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। क्या यह संभव है कि मानव इतिहास के सबसे विशाल और सबसे सफल साम्राज्यों के असली निर्माता वे लोग थे जिनके बारे में ज्यादा युद्धों की कहानियां नहीं लिखी गईं? ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। क्या वे शासक कहीं अधिक कुशल और दूरदर्शी थे, जिन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्ध लड़ने के बजाय कछारी जनजातियों जैसे पड़ोसियों के साथ शांति, संवाद और कूटनीति का रास्ता चुना? शायद हाँ। अगर सच्चे और स्थायी साम्राज्य तलवारों के बल पर नहीं, बल्कि मजबूत रिश्तों और शांतिपूर्ण गठबंधनों की ठोस नींव पर बनते हैं, तो क्या हमें महानता को मापने का अपना नजरिया नहीं बदल देना चाहिए? यह सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। ये एक ऐसा उत्तेजक विचार है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डीप टाइम में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।